Students, today we'll discuss the integrated rate equation for the zero order as well as the first order reaction. In the previous video, we discussed the zero order reaction. It is that reaction in which the rate of reaction does not depend on the concentration of the reactant, जिसमें कि rate of reaction रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करे, चाहे रिएक्टेंट का अमाउंट 10 लीटर हो, चाहे 1 लीटर हो, चाहे 5 लीटर हो, हमेशा रिएक्शन का रेट एक जैसा रहेगा। मींस ना तो रिएक्शन स्लो होगी और ना ही फास्ट होगी, एक कांस्टेंट रेट पर चलती रहेगी। और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस की वजह से हमेशा रेट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, तो आज हमें जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है और इसका यूज़ हो सकता है आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ऑल्दो जीरो ऑर्डर से न्यूमेरिकल कम आते हैं, बट फिर भी अगर आप इसे समझ लेते हो तो इसके बाद इस बेसिस पर कैसे आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो और कोई और भी क्वेश्चन जो आ सकता है इसके बेसिस पर, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मीन्स आपको समझना है कि मतलब क्या है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का और आगे उसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपके पास कोई रिएक्शन 1 आवर के लिए हुई तो आपने उसको स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, 5 मिनट्स के या 10 मिनट्स के, या कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 फिक्स हो, कोई 2 मिनट्स के लिए, कोई 3 मिनट्स के लिए, कोई 5, कोई 10, ऐसे अलग अलग इंटरवल्स में आपने रेट को डिवाइड कर दिया। तब उन सब को इकट्ठा करके जो एक आएगी वैल्यू इन 1 आवर, वो होगी आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। देखो, डिफरेंशिएशन में हम किसी भी चीज़ को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इंटीग्रेशन में उन सबको जोड़ देंगे, तो यही करना है हमें। नाउ फर्स्ट, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन वी नो, अगर हम सिंपल देखें क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू के। व्हाट इज के हेयर? रेट कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, अदरवाइज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बट हेयर इफ इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर मैं कंसंट्रेशन को ए मानता हूँ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो यहाँ पावर क्या जाएगी? जीरो, क्योंकि रिएक्शन कैसी है आपकी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स इट विल नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दैट्स वाई। तो बाद में क्या बन जाएगा? ये रेट इज इक्वल टू के। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ये बात भी एक क्वेश्चन बन सकता है। फॉर विच टाइप ऑफ द ऑर्डर द रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। वी नो, जो हमने फर्स्ट ही एक इसकी टर्म की थी, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ऑल्दो विल सॉल्व इट इन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट। सो रेट इज इक्वल टू द चेंज, चेंज मीन्स स्मॉल चेंज आपका यहाँ पर आ गया, डी ए डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। रेट इज डी ए अपॉन डी टी। और अगर ये रेट किसके लिए लिया है हमने? कंसंट्रेशन की फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस, क्योंकि जो आपके पास रिएक्टेंट है वो हमेशा क्या होते रहते हैं? कम होते रहते हैं। तो रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब जो रेट की जो वैल्यू थी जो यहाँ पर आई, इसको यहाँ पुट कर दो, इट मीन्स माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। ओके, अब एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो आप, माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। ओके, ये यहाँ पे जा सकता है और इस नेगेटिव साइन को भी आप इधर भेज दो, इंटरचेंज, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, ये तो हो गया आपकी एक। ठीक, अब यहाँ पर D में स्मॉल चेंज
अब इन स्मॉल चेंजेस को आपको इकट्ठा करना है, मीन्स क्या करनी है इनकी आपको इंटीग्रेशन। तो अब साइन लगाओ यहाँ पर आप इंटीग्रेशन का, ये साइन आ गया इंटीग्रेशन का, और यहाँ पर भी डी से पहले साइन लगा दो इंटीग्रेशन का। अब इन सब की इंटीग्रेशन हो जाएगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस आई। अब ये आई क्या हुआ, आई इज़ द कांस्टेंट फॉर द इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर आई लगा दिया हमने, कांस्टेंट फॉर द इंटीग्रेशन। अब हमें इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेम ही स्टेप फॉलो होगा। तो जब हम जीरो ऑर्डर करेंगे वहाँ पर भी यही स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप क्या रहेगा, आप टाइम को जीरो मान लो। ठीक है, टाइम जीरो मीन्स जब रिएक्शन आपकी स्टार्ट ही नहीं हुई, लिख सकते हो आप व्हेन t इज इक्वल टू जीरो। जब t इज इक्वल टू जीरो तो a किसके बराबर हो जाएगा, a नोट। ए नोट का मतलब क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ पर एक्स नोट भी लिखा हो सकता है बुक में, ए नोट या एक्स नोट। अगर हमने देखो यहाँ पर सब जगह ए लिया है, दैट्स वाई ए ले रहे हैं। अगर यहाँ एक्स लिया होता तो यहाँ एक्स ही लेते। तो ए इज इक्वल टू ए नोट। नाउ सी एंड इट मीन्स अगर टाइम की वैल्यू जीरो है तो ए कितना हो गया, ए नोट। तो देखो अब इसकी वैल्यू पुट कर दो आप। ए नोट कब होगा, जब टाइम की वैल्यू कितनी होगी, जीरो प्लस आई। तो ये जो कट गया आपके पास तो बचा क्या, ए नोट इज इक्वल टू आई, यानी कि इंटीग्रेटेड कांस्टेंट की वैल्यू आई आपके पास ए नोट। तो इस वैल्यू को आपने यहाँ पुट कर देना है। तो कैसे होगा यहाँ पर, अब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई, ए नोट पुट कर दो आप। ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट। ठीक है, अब एक काम करो, इसको आप इधर भेजो, इसको इधर ले जाओ, तो क्या बनेगा, के टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए। एंड अब आपको जो भी निकालना आता है, देखो ये तो आ गई आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर, इट इज़ द फाइनल। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए। ओके, अब अगर न्यूमेरिकल आ ही गया, ऑल तो बहुत कम आते हैं बट आ ही गया, तो कैसे करना है। अगर तो टाइम दिया हुआ है तो क्या निकालना होगा आपको, ए के मीन्स रेट कांस्टेंट। अगर रेट कांस्टेंट दिया है तो क्या निकालना होगा, टाइम जो दिया हुआ है। मान लो आपके पास के ही दिया हुआ है तो फिर टाइम निकालना होगा, दैट विल बी इक्वल टू ए नोट माइनस ए डिवाइड बाई के। ठीक, और अगर टाइम दिया है तो के निकालना होगा, नीचे आप टी लिख देना, इधर के आ जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा अगर आया तो कभी भी। ठीक, तो ये आपकी हो गई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसी को ही हमें एक और जीरो ऑर्डर के लिए ही एक चीज़ और सॉल्व करनी पड़ेगी, दैट इज़ जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द हाफ लाइफ। अब हम यहाँ पहले हाफ लाइफ को ही डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ इज़ द टाइम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन्स हाफ। फॉर एग्जांपल आपने 10 मोल कंसंट्रेशन ली, मीन्स 1 लीटर आपने सोल्यूशन लिया और उसमें 10 मोल्स हैं रिएक्टेंट के। आप वो टाइम काउंट करो जब रिएक्टेंट के मोल्स 5 रह जाएं, हाफ रह गए। जिस टाइम पर वो हाफ रह जाएंगे उसे कहेंगे हम हाफ लाइफ। सो मे बी ये क्वेश्चन ये आ भी चुका है प्रीवियस ईयर्स में कि व्हाट इज डिफाइन द हाफ लाइफ, वेरी सिंपल, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन्स हाफ। अब इसी को ही आपको चेंज करना हो हाफ लाइफ में, तो कैसे करेंगे देखते हैं। फर्स्ट तो आपको ये फॉर्मूला ही आना चाहिए, इट मीन्स पहले आपको फुल मतलब कि कंप्लीट के लिए आता होगा तभी निकाल पाओगे, इसकी हेल्प से ही निकलेगा। क्रैमिंग की जरूरत नहीं है, आपको समझना है, इसी की हेल्प से ही निकलेगा। तो देखो क्या रहेगा, अगर आपके पास t इज इक्वल टू टी हाफ हो गया। ठीक, अब पता है आपको जीरो ऑर्डर में तो
कंसंट्रेशन सेम रहेगी। मतलब कि कंसंट्रेशन सेम का मतलब है कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा रेट जो है वो एक कांस्टेंट रेट, एक कांस्टेंट पेस पे चलेगी। इट मीन्स जब टाइम हाफ रह गया तो उस समय जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी हो जाएगी, ए नोट डिवाइड बाय 2। जब टाइम टी हाफ है उस समय कंसंट्रेशन कितनी होगी, जितनी इनिशियल थी उसकी हाफ। व्हाट इज टी हाफ? टी हाफ इज अ टाइम व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन रिमेन्स हाफ। सो एट टी हाफ व्हाट इज द कंसंट्रेशन, ए नोट डिवाइड बाय 2। तो इसकी वैल्यू पुट करनी है आपने, तो यहाँ लिखो आप टी हाफ इज इक्वल टू, एक काम करो और के को भी ऊपर ही ले जाओ, के इंटू कर दो उसको, के इंटू टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए नोट डिवाइड बाय 2। यही आएगा ना, ए नोट माइनस ए डिवाइड बाय 2। तो इसको आप करो, के इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 2 ए नोट माइनस नोट डिवाइड बाय 2। एलसीएम निकालोगे, 2 ए नोट माइनस ए नोट डिवाइड बाय 2। इट मीन्स के इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 2 ए नोट में से ए नोट, तो ए नोट डिवाइड बाय 2। और अब टी हाफ ही निकालना है, तो टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट डिवाइड बाय 2k। इट इज़ द फाइनल रिजल्ट। ठीक, तो ये आ गई आपकी हाफ लाइफ के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो वो क्या हुई, यहाँ मैं लिख देता हूँ दोनों को ही, टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट डिवाइड बाय 2k। ठीक, ये दोनों ही आपको आनी चाहिए। अभी इनका बाद में हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशंस, बाद में इन्हीं सभी को ही हम सोल्व कर करके ग्राफ को भी प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसी का यूज़ करके पहले हम ग्राफ्स को ही प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ के लिए तो क्या रहेगा हमारे पास, ग्राफ बहुत ज़रूरी है। हर मीन्स दिस ईयर भी एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आया था कि हमें वहाँ पर स्लोप फाइंड करना था। एक बार क्वेश्चन ये आया था कि ग्राफ दिया हुआ था, पूछा हुआ था किस ऑर्डर के लिए है। अब देखो डेफिनेशन बेसिस पर ही हम ग्राफ को निकाल सकते हैं। वो कैसे, फर्स्ट इज़ रेट विल नॉट चेंज फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इट मीन्स अगर इसको मैं रेट लिखूं और ये कंसंट्रेशन है, अब कंसंट्रेशन चेंज हो रही है लेकिन रेट क्या है, सेम। अगर ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, देखो जरा ध्यान देना, कई बार ये एक जीरो ऑर्डर के लिए भी आ सकता है, रिएक्ट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द हाफ लाइफ के लिए भी सेम ऐसा ही ग्राफ है। बट देखना पड़ेगा आपको क्या चीज़ दी हुई है, यहाँ पर रेट और कंसंट्रेशन दिया हुआ है। जब कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो बट रेट चेंज ना हो रहा हो तो वो तो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही होगी। ठीक, अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लिखा हो, ग्राफ ये दिया हुआ हो, इसको आप ए नोट मान लो, ये पॉइंट क्या है, ए नोट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये क्या दिया हो आपके पास, टाइम। तो जैसे जैसे टाइम पास होगा इनिशियल कंसंट्रेशन कम होती रहेगी। वो देखो कंसंट्रेशन तो कम होगी ना, जैसे हमने कहा था कि वाटर टैंक में से वाटर नीचे आ रहा है, एक एग्जांपल लिया था, तो कंसंट्रेशन तो कम होती रहेगी लेकिन रेट चेंज नहीं होगा। इट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन डिक्रीज होती रहेगी विद टाइम। तो ये कैसी रिएक्शन, ये किसका ग्राफ हो गया, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का ग्राफ हो गया, जिसमें ए नोट का वैल्यू लगातार कम होती रहेगी विद द टाइम। अब अगर यहाँ पर k दिया हुआ है, k इज इक्वल टू माइनस स्लोप, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू माइनस k। तो क्वेश्चन देखो कैसे आ सकता है, इसमें पूछ सकता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्लोप, तब लिखोगे माइनस k, द वैल्यू ऑफ स्लोप इज माइनस k। और अगर k की पूछेगा तो माइनस स्लोप, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा ग्राफ दिया हुआ है, तो आपने अगर ए नोट देख लिया है तो ए नोट का मतलब ये जीरो ऑर्डर से ही होगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ए नोट नहीं आएगा, वहाँ लॉग की वैल्यू पुट करेंगे। ए नोट फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम सिंपल ए नोट नहीं लेते हैं, वहाँ पर अभी दिखाता हूँ मैं आपको, वहाँ पर हम लॉग की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक, तो ये आपके पास एक ग्राफ हो गया।
अब लास्ट ग्राफ जिसका मैंने कहा था इसके लिए, हाफ लाइफ के लिए, देखो हाफ लाइफ के लिए क्या शो कर रहा है, टी हाफ इज डायरेक्टली लिंक विद द ए नोट, मीन्स कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है टी हाफ की वैल्यू कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। देखो कैसे, वेरी सिंपल, आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन एक समय 10 मोल्स है और दूसरी रिएक्शन मीन्स रिएक्टेंट सेम है, जैसे कि आप कहो कि आपके पास KCl है। अब एक बीकर में KCl 10 मोल है और दूसरे बीकर में KCl 20 मोल है और रेट सेम है। अगर यहाँ जो 10 मोल है उसके 5 मोल होते हैं 5 मिनट्स में, तो वहाँ जो 20 मोल्स हैं वो हाफ कब होंगे, वो डबल टाइम में होंगे। उनका रेट क्या है, डबल टाइम लगेगा, क्योंकि जितना वैल्यू फालतू होगी उतना ही टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो रेट तो सेम रहेगा, लेकिन जब आप वैल्यू बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे डिस्टेंस ही है, अब आपको 10 किलोमीटर डिस्टेंस करना है 5 किलोमीटर करना है, तो 5 किलोमीटर का हाफ कितना होगा 2.5 और 10 किलोमीटर का कितना होगा 5। बेशक आप एक ही स्पीड से चलो, 2 पर्सन्स हैं, दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन 5 किलोमीटर वाले को अपना हाफ कंप्लीट करना इजी रहेगा, मतलब जल्दी करेगा, एज कंपेयर टू जिसको 10 किलोमीटर करने हैं। 10 का मतलब हाफ कितना हुआ 5, तो 10 वाला जो अपने हाफ करेगा 5 किलोमीटर, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों KCl कहा मैंने, KCl मीन्स दोनों की स्पीड सेम रहेगी, दोनों सेम ही रिएक्टेंट हैं, ऐसे ही 2 सेम प्लेयर हैं, दोनों का सेम कैलिबर है, तो उनका जो रेट होगा हाफ लाइफ वो अलग अलग होगी। मीन्स हाफ लाइफ कब तक पहुंचेगी वो टाइम अलग अलग होगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इनिशियल कंसंट्रेशन। जितनी ज़्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन होगी उतना ही देर से हाफ लाइफ पहुंचेगी। तो यहाँ पर आपके पास ये रहेगा ग्राफ का ऑर्डर। तो यहाँ पर जैसे जैसे कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है बढ़ती जाएगी, आपका टी हाफ भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी टी हाफ बढ़ता जाएगा। अगर टी हाफ इतना है तो हाफ लाइफ इतना है, अगर टी हाफ अगर इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी है तो टी हाफ इतना होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन और कम हो गई तो टी हाफ भी कम हो गया। तो ये ग्राफ आपको इसकी हेल्प से पता चल गया आपको कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ है वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर, ऑल्दो फर्स्ट ऑर्डर में ये इस पर डिपेंड नहीं करता। यही चीज़ हम वहाँ डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। दैट्स वाई कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ऑल्दो इसको जब वहाँ करेंगे तभी फुली एक्सप्लेन होगा, बट थोड़ा सा एक समझने के लिए पहले से ही आप रेडी रहो। पता होना चाहिए कि अगर आपको ये कंसेप्ट्स नहीं आते हैं तो ये बाद में ग्राफ सारे के सारे इंटरमिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर एंड हाउ टू यूज दैट इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ओके।